Realme 14 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के रिव्यूज लाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। अभी हमने पोको X7 सीरीज का रिव्यू डाला था, क्या बढ़िया रिस्पांस दिया तुमने। एंड S25 अल्ट्रा का रिव्यू जल्दी आने वाला है, हमने बुक करा दिया है। एंड अभी Realme की नंबर सीरीज जो कैमरा सेंट्रिक होती है 14 Pro Plus आई थी। वैसे हमारे चैनल में 12 सीरीज और 13 सीरीज भी हमने कवर करी थी, मैंने कहा चलो 14 भी कर लेते हैं। एंड ये जो स्मार्टफोन है ना 35,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ, जो कि भाई अच्छा खासा प्राइस पॉइंट है। एंड उसके अंदर काफी चीजें बढ़िया भी लेके आता है, कहीं जगह कॉम्प्रोमाइजेस भी लेके आता है। सारी चीजें एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड बताऊंगा आपको कि आपको ये लेना चाहिए या इसके ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं मार्केट में, सब कुछ बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। तो यहाँ पे टिपिकल रियलमी वाला डब्बा मिल जाएगा पीले कलर का। एंड वैसे हम डब्बा ऑलरेडी खोल चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। कह रहे भैया मेक इट रियल। और इसके अंदर से वही हमारे को एक कवर मिल जाएगा और एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाएगी। और कवर यहाँ पे हमारे को सिलिकॉन वाला मिल जाता है और क्वालिटी अच्छी खासी है। फिर ये आ जाता है हमारा फोन। उसके बाद यहाँ पे अंदर हमारे को एक चार्जर मिल जाएगा, 80 वॉट का सुपरबुक चार्जर। अभी भी टाइप A टू टाइप C केबल के साथ ही आता है, मेरे हिसाब से अब टाइप C टू टाइप C हो जाना चाहिए। एंड ये स्क्रीन गार्ड भी हमारे को प्री अप्लाइड मिलता है सारे रियलमी के फोन की तरह, पर हम उतार चुके हैं। थोड़ा टेस्टिंग ज्यादा तगड़ा वाली करनी थी। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। 8 128GB 30,000 रुपीज का, यानी कि जो बेस वेरिएंट है। एंड अप टू 12,256 आपको इसके अंदर मिलेगा। 35,000 रुपीज का ये फोन है, तो इसके प्राइस के हिसाब से इसको जज करेंगे। एंड इसके अंदर हमारे को इसके अलावा 3 कलर और मिलते हैं। एक तो पर्ल व्हाइट है, जो सबसे ज्यादा मार्केट किया जा रहा है कि भाई वो 16 डिग्री से नीचे में कलर चेंज कर लेता है कुछ है, जो कि इंडिया के लिए इतना प्रैक्टिकल नहीं है। एंड वो एक्चुअल टेम्परेचर में भी कलर नहीं चेंज कर रहा है, जब उसके ऊपर बर्फ लगा रहे हैं कुछ है ना, तब कलर चेंज हो रहा है, जो ऑब्वियसली इतना सेंस नहीं बनाता। एंड जो हमारे पास कलर है वो स्वेट ग्रे कलर है, और इसके दो एक बड़े अजीब से नाम वाले कलर इन्होंने निकाले, जयपुर पिंक और बीकानेर पर्पल। मतलब मार्केटिंग करो ऐसी कि भाई साहब दिल पकड़ लो लोगों के, अलग अलग शहरों के। पता लगा थोड़े दिन में कलर आ रहा हरा देहरादून, मेरा शहर है। वैसे इस प्राइसिंग के ऊपर आपको बैंक ऑफर्स भी मिल जाएंगे, जो आप अपने हिसाब से चेकआउट कर लेना अगर खरीदने का मन बनता है तो। देन शुरुआत कर लेते हैं सुंदरता से। 6.83 इंचेस के आसपास का फोन है। इन हैंड फील अच्छी खासी है, लेकिन ये ना ब्रॉड फील होता है फोन, ऐसा मतलब लंबा तो है अच्छा खासा, बट साथ में ब्रॉड भी है, तो सिंगल हैंडेडली तो आप यूज कर नहीं पाओगे। वैसे मेरे हाथ छोटे हैं, बाकी हाथ तो हाथ भी डिपेंड कर सकता है। एंड यहाँ पे जो हमारे को फ्रेम मिलता है ना, वो पॉलीकार्बोनेट का मिलता है। 35,000 रुपीज में मेटल का फ्रेम होना चाहिए था। वो थोड़ी सी ना एक प्रीमियम फील ऐड कर देता है फोन के अंदर, जो कि ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट में फील नहीं होती। वैसे ज्यादातर लोग फोन्स कवर लगा के यूज करते हैं, इतनी ज्यादा चीज उनके लिए प्रैक्टिकल भी नहीं हो सकती, बट कभी कभी भी अगर आप फील लो बिना कवर वाली, तो वो ज्यादा पैसे खर्चे वाली चाहिए, जो आपको इसके अंदर नहीं मिलती। एंड राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर बटन, पावर बटन है, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, एक टाइप सी 2.0 का पोर्ट है, यानी कि कोई भी डिस्प्ले आउटपुट नहीं ले सकते इसके टाइप सी पोर्ट के साथ। एंड फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर भी नहीं होगा, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे भाई होना चाहिए था। और नीचे हमारे को एक माइक्रोफोन मिल जाता है एंड सिम ट्रे मिल जाएगी यहाँ पे। एंड सिर्फ इसके अंदर हम सिम ही डाल सकते हैं, SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है। ये नया ट्रेंड चलता जा रहा है। पोको X सीरीज के अंदर भी हमने देखा था कोई SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है। एंड मैक्सिमम वेरिएंट भी आप देख रहे हो 256GB तक ही है। अगर आप SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दे रहे तो एटलीस्ट 512GB वेरिएंट तो दो, क्योंकि मैं अपने फोन में 512GB यूज करता हूं और जितनी फोटोज एंड वीडियोस मैं लेता हूं भाई, उसके अंदर 512GB बहुत जल्दी भर जाती है, तो वो भी एक ड्रॉबैक की तरह मेरे को फील हुआ। एंड लेफ्ट साइड फ्रेम पे हमारे को कुछ नहीं मिलेगा। टॉप पे हमारे को एक स्पीकर ग्रिल मिलती है एंड 2 छोटे छोटे छेद हो रहे हैं, प्रोबेबली ये दोनों माइक्रोफोन ही है। एंड पीछे हमारे को कैमरा मॉड्यूल मिल जाएगा, नीचे रियलमी की ब्रांडिंग है। ओवरऑल जो फोन है वो दिखने में प्रीमियम लगता है, बट ये जो स्वेट ग्रे कलर है ना, ये इसका जो टेक्सचर है, ये थोड़ा सा ना ऐसा कपड़े टाइप का टेक्सचर है, तो ये मेरे को ना मतलब छूने में मजा आ रहा है, बट ओवरऑल दूर से देखने में इतना प्रीमियम फील नहीं हो रहा जितना इसका पर्ल व्हाइट मेरे को बढ़िया लगा। और बाकी जयपुर पिंक और बीकानेर पर्पल कैसे होते हैं वो जब सेल पे आएगा तो आप एक बार देख लेना, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। व्हाइट फिर भी मैं कहूंगा ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को। और ये फोन हमारा 197 ग्राम्स का है, तो ज्यादा हैवी फील नहीं होता और ज्यादा हल्का भी नहीं है। और हाँ, जो बैक में मटेरियल है स्वेड वीगन लेदर यूज कर रखा है, तो ये ऑब्वियसली किसी पॉइंटेड चीज से उससे खराब भी हो सकता है, तो उसको संभाल के और चलाना पड़ता है, इसलिए कवर दिया भी है रियलमी ने डब्बे में। और ये जो फोन है TUV राइनलैंड रगेड सर्टिफाइड है, मतलब गिरेगा विरेगा तो जल्दी से खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा फोन को जितना बचा के रखो उतना बढ़िया। एंड IP66, 68 एंड 69 रेटेड है। पानी के अंदर ले जाके आप इसको यूज कर सकते हो। अंडर वाटर मोड भी मिलता है इसके कैमरा के अंदर। पानी से फोन्स को जितना दूर रखोगे उतना बेटर है, क्योंकि ब्रांड इस चीज की वारंटी नहीं देता। अगर पानी से खराब हुआ तो वाटर डैमेज में कोई वारंटी नहीं मिलती। स्टिल अगर आपको पानी के अंदर यूज करना है, हम जैसे इसको भिगा भिगा के देख रहे थे, ये पानी में हमारा तो खराब नहीं हुआ, जितने बी रोल्स हमने लिए इसके साथ। एंड ऑडियो के मामले में स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं ऊपर नीचे की तरफ। एक साउंड का सैंपल सुनवा देता हूं मैं आपको, हेडफोन लगा लो तो ज्यादा अच्छे से पता लग पाएगा।
स्पीकर्स अच्छे खासे लाउड हैं, क्लियर भी आवाज, डिसअपॉइंट नहीं करने वाले। एंड कोई भी हमारे को डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता और रियलिटी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। बेसिकली ये भी इमर्सिवनेस के लिए, अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हो, स्पीकर्स यूज कर रहे हो, उसके अंदर आपको ज्यादा बेटर आउटपुट मिलेगा। और इसकी सेटिंग्स में हमारे को डिफरेंट मोड्स में मिलते हैं, जैसे स्मार्ट, मूवी, गेमिंग, म्यूजिक, जो अकॉर्डिंगली इक्वलाइजेशन कर देता है आपके ऑडियो की फॉर बेटर एक्सपीरियंस। बट डॉल्बी एटमॉस होना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट पे। एंड हैप्टिक्स अच्छे मिलते हैं रियलमी की नंबर सीरीज के अंदर, बढ़िया हमारे को वाइब्रेशन मिलती है, प्रीमियम वाली मैं कह सकता हूं, जिग वाली, और काफी बढ़िया इंप्लीमेंटेड भी है। आप वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो, ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हो, या फिर फिंगरप्रिंट से अनलॉक ही क्यों ना कर रहे हो, काफी अच्छी से हर जगह आपको वाइब्रेशन मिलती है, जो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है। डिस्प्ले के मामले में फोन बढ़िया है, 6.83 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन हमारे को मिलती है। वैसे इस प्राइस पे विक्टस 2 होना चाहिए था, वो थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल होता है। एंड ये हमारी 1.5K वाली डिस्प्ले है, 2800 by 1272 इसका रेजोल्यूशन है, एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। और सेटिंग्स में हमारे को स्टैंडर्ड और हाई और ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन मिलता है। स्टैंडर्ड पे 60 हर्ट्ज है, हाई पे 120 हर्ट्ज है, ऑटो सेलेक्ट पे 120 ही रहती है, कहीं पे भी अपने आप 60 पे नहीं जाती। वैसे LTPO नहीं है कि 1 हर्ट्ज तक चली जाए कुछ भी है, लेकिन ये 120 पे ही रहती है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट की रिक्वायरमेंट है, ये बैटरी सेविंग के लिए बेसिकली यूज होता है। और HDR10 को सपोर्ट करती है डिस्प्ले, लेकिन नेटफ्लिक्स में कोई भी HDR का सर्टिफिकेशन नहीं आ रहा था, प्रोबेबली फ्यूचर में अपडेट के बाद आ जाए। लेकिन YouTube में 4K 60 HDR तक कंटेंट आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती, बढ़िया स्मूथली काम करता है। एंड HDR की ट्यूनिंग अभी भी ऑफ सी है, वो बढ़िया एक एक्सपीरियंस नहीं मिलता। जैसे मैं नोटिस कर रहा था, कलर सा चेंज हो जाता है HDR कंटेंट को, जैसे आप प्ले करोगे ना, स्क्रीन के कलर से एकदम से ना थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं, और जैसे कंटेंट बंद करते हैं कलर फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो चीज आई थिंक अपडेट के थ्रू फिक्स होनी चाहिए। एंड बात करते हैं ब्राइटनेस की, टिपिकल 600 निट्स है, ग्लोबल मैक्सिमम ब्रांड का कहना है 1200 निट्स है, एंड पीक ब्राइटनेस 1500 निट्स की है। सबसे पहले तो पीक क्लियर कर देता हूं, कोई भी HDR कंटेंट देख रहे हो, कोई भी सेगमेंट स्क्रीन का बहुत ज्यादा हिट करता है तो वो 1500 होती है, पूरी स्क्रीन 1500 नहीं जाती। एंड ये जो 1200 निट्स है, ये आउटडोर में हिट करती है जब आप सनलाइट वगैरह में यूज करते हो। एंड जो ऑल टाइम ब्राइटनेस 600 निट्स है, वो हमने टेस्ट भी करी अपने डिवाइस से, 540 निट्स के आसपास हमारे रिजल्ट्स निकल गया है, जो कि ठीक है। मतलब इंडोर में आप यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं आती, आउटडोर में मैंने इसको यूज करा, आउटडोर में ब्राइटनेस थोड़ी कम फील होती है। और इसके अंदर कोई आउटडोर वाला मोड भी नहीं है जो आप टर्न ऑन कर लो, वरना मैं ब्राइटनेस दो तरीके से टेस्ट करता है, इसमें को ज्यादा ब्राइटनेस पता लग पाती कितनी है, जैसे हमने पोको में भी टेस्ट किया था, बट इसके अंदर मैं टेस्ट नहीं करवा क्योंकि कोई मोड ही नहीं है। बट हाँ, आउटडोर में थोड़ी सी बूस्ट होती है, वो पता लग जाती है यूज करते हुए। और कलर गैमेट अच्छा है, यहाँ पे हमारे को 100% SRGB मिलती है, 99% DCI-P3 मिलती है, मतलब कलर एक्यूरेट डिस्प्ले। आप इसके ऊपर कंटेंट देखते हो, आप अपना डे टू डे टास्क करते हो, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, मजा आता है डिस्प्ले देखने में, कलर्स के मामले में डिसअपॉइंट नहीं करती। एंड उसके अंदर एक और बढ़िया चीज, जो उसके बेजल हैं, काफी बेजल लेस डिस्प्ले हमारे को यहाँ पे मिलती है, 93.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। और ये ना क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, पूरी फ्लैट भी नहीं है, 3D कर्व्ड भी नहीं है, क्वाड कर्व्ड है, जो कर्व्ड वाली फीलिंग देती है, बट है एकदम फ्लैट ही डिस्प्ले। लेकिन जो इसके साथ 14 Pro लॉन्च हुआ है ना, उसके अंदर 3D कर्व्ड डिस्प्ले है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मेरे को वैसे ये वाला ना डिस्प्ले स्टाइल थोड़ा अच्छा सा लग रहा है देखने में। एंड यस, कोई भी डॉल्बी विजन का सर्टिफिकेशन नहीं है, जो कंटेंट वगैरह देखने में काफी एनहांस कर देता है हमारा यूजर एक्सपीरियंस। जैसे नेटफ्लिक्स में डॉल्बी विजन का काफी सपोर्ट मिलता है, वो नहीं है, होना चाहिए था एट दिस प्राइस पॉइंट। एंड मल्टीमीडिया के मामले में वाइडवाइन L1 का सपोर्ट मिलता है, OTT पे कंटेंट आप 1080p तक देख सकते हो इसके अंदर, एंड YouTube पे 4K 60 HDR, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड मल्टीमीडिया देखते हो आप, इसका स्लाइडर यहाँ पे ला सकते हो, जिसके अंदर आपको डीलक्स एक्सपीरियंस मिलता है, इसमें सिनेमा साउंड और कलर एनहांसमेंट ऑन हो जाता है। एंड सिनेमा साउंड में थोड़ा हेडफोन में ना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर हो जाता है, डिटेल सी मिलती है हमारे को। उसके अलावा इमेज शार्पनर है, जिससे थोड़े से कलर्स हमारे शार्प हो जाते हैं। कलर एनहांसमेंट में बहुत ज्यादा वार्म हो जाता है, मेरे को यूजेबल नहीं लगा। एंड वीडियो आई केयर मोड पे वार्म हो जाता है, जो आईज के लिए अच्छा होता है। उसके अलावा एक कलर करेक्शन मिलता है हमारे को, इसके अंदर रेड फिल्टर, ग्रीन फिल्टर, ब्लू फिल्टर आप लगा सकते हो। ये अलग अलग कंटेंट के हिसाब से यूजर एक्सपीरियंस चेंज करने के लिए है, मेरे को इतना यूजेबल लगा नहीं। वैसे अब बात कर लेते हैं तकनीकी। स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 हमारे को उसके अंदर मिलता है। वैसे 13 Pro Plus के अंदर 7S Gen 2 था, एंड अगर दोनों का अंततः स्कोर आप कंपेयर करते हो तो उसके अंदर 6,80,000 के आसपास स्कोर निकल गया था, इसके अंदर 8,25,000 के आसपास है। एंड ये हमारा 4 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। एंड स्टोरेज हमारी UFS 3.1 है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड हमारी 2000 MBPS के आसपास मिल जाती है। एंड रैम अभी भी हमारे को LPDDR4X ही मिलती है। इस प्राइस पॉइंट पे LPDDR5 रैम होनी चाहिए थी, 35,000 रुपीज। देन कनेक्टिविटी के मामले में वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 इसके अंदर मिलता है। डुअल 5G का सपोर्ट है, 15 5G के बैंड्स मिलते हैं। हम जियो के सिम चला रहे थे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और फ्रंट में हमारे को फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो अच्छा खासा फास्ट है। वो हाइपरसोनिक वाला फिंगरप्रिंट नहीं है, बट यस अच्छा खासा फास्ट है, आराम से अनलॉक वगैरह हो जाता है। और जायरोस्कोप मिलता है गेमिंग वगैरह में, अगर आपको फोन हिला हिला के गेमिंग करनी है तो वो भी अच्छे से काम करता है। फेस अनलॉक मिल जाता है, जो थ्रू कैमरा काम करता है, एंड उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी एक ड्रॉबैक है, NFC का सपोर्ट नहीं मिलता। मेरे को समझ नहीं आता NFC क्यों नहीं दे रहे, ये एक काफी
यूजेबल फीचर है जो आज की डेट में लोग टैप एंड पे में काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। एनएफसी वाली डिवाइसेज हैं, टैप एंड शेयर के कुछ एप्लीकेशंस वगैरह आती है जिसके अंदर एनएफसी का काफी ज्यादा यूज होता है। डोर्स वगैरह लोग अनलॉक कर लेते हैं फोन के थ्रू। हमारे पास एक स्मार्ट लॉक था जिसमें हम अपना फोन यूज करते थे। ये एक फीचर होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। आपका क्या मानना है एनएफसी के बारे में, मेरे को कमेंट करके बताना। और इन टोटल हमारे को सारे यूजफुल सेंसर्स के अंदर मिल जाते हैं। टोटल 39 सेंसर्स हैं और बेंचमार्क्स हमने निकाले। अंततः बेंचमार्क 8,25,000 के आसपास। Geekbench 6 का बेंचमार्क निकाला। मल्टी कोर सिंगल कोर स्कोर देख सकते हो जैसे स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के होने चाहिए। और ये OpenCL स्कोर हो गया इसके जीपीयू के लिए। और ये रहा Geekbench का AI वाला बेंचमार्क। और हमने वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट भी किया था, इसके अंदर 96% के आसपास स्टेबिलिटी निकल गया, यानी कि डिवाइस ऐसे थ्रॉटल वगैरह नहीं कर रही। बाकी आप CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी देख सकते हो। बीच में एक बार काफी डिप्स आया इसके अंदर, लेकिन उसके अलावा वैसे सही चल रहा था परफॉर्मेंस वगैरह। 82% के आसपास की परफॉर्मेंस निकल गई, तो डिवाइस ने सच कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करी। एंड यस, हमने GT मोड ऑन कर रखा था। इसके अंदर GT मोड भी मिलता है जिससे थोड़ी सी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है। तो सारे बेंचमार्क ना GT मोड वाले ही हैं। और नंबर से आपको पता लग गया होगा परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है। इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेटर परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन मिल जाते हैं जो ज्यादा बेटर चिपसेट के साथ आते हैं। ये ज्यादा हमारा कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। बट यस, अगर आप इसको मल्टीटास्किंग में यूज करते हो, डे टू डे टास्क करते हो, मल्टीपल एप्लीकेशंस वगैरह खोलते हो, तो उसके अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अंदर जैसे एनिमेशन वगैरह भी स्मूथ है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, रैम मैनेजमेंट वगैरह भी ठीक ठाक कर देता है। मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं देगा। मेनली परफॉर्मेंस पता लगती है गेमिंग में। तो हमने गेम टेस्ट भी करे FPS मीटर के साथ, एक बार वो भी देख लो। तो सबसे पहले स्टार्ट किया हमने BGMI से। यहाँ पे स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस हमारे को मिलता है, यानी कि 90 FPS का सपोर्ट अब आ गया इसके अंदर, पहले नहीं था। बैलेंस्ड पे एक्सट्रीम, HD पे एक्सट्रीम, अल्ट्रा HDR का कोई सपोर्ट नहीं है। HDR तक खेल सकते हैं, लेकिन हमारे को चाहिए ज्यादा FPS, तो हम खेलेंगे स्मूथ और एक्सट्रीम प्लस पे। एंड यहाँ पे हमारे को एवरेज 87, 86, 85 एंड 90 कॉन्स्टेंट FPS मिल रहा है। एंड यहाँ पे हमारे को लगभग आधा घंटा हमने इसके अंदर गेमिंग करी, हमारे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई ऐसा कोई मेजर ड्रास्टिक ड्रॉप वगैरह नहीं मिला हमारे को FPS का यहाँ पे ना। फिर हमने ट्राई किया गेंशिन इम्पैक्ट, एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने लोएस्ट सेलेक्ट कर लिया था। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है। एंड नीचे फ्रेम रेट को हमने कर दिया था 60 पे। यहाँ पे हमारे को 60 स्टेबल FPS मिल रहे थे लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे। काफी देर हमने गेम खेली, ऐसा कोई मेजर हमारे को FPS ड्रॉप नहीं मिला। 55-60 कांस्टेंट चलता रहा। फिर हमने सेटिंग्स को हाईएस्ट पे कर दिया था एंड फ्रेम रेट को 60 पे। मैंने कहा चलो अब देख लेते हैं। और उसके बाद हमारे को यहाँ पे 40, 45, 50 एवरेज फ्रेम रेट मिल रहे थे, जो कि काफी सही है, प्लेबल रहता है यहाँ पे। एंड काफी देर गेमिंग करने के बाद भी कोई ऐसा दिक्कत वगैरह आई नहीं। एंड उसके बाद वॉरजोन हमने ट्राई किया। सबसे पहले सेटिंग्स में देखा हमने पीक पहले ही दिखा रहा था, यानी कि बाकी सेटिंग्स वगैरह हाई थी यहाँ पे। और FPS को हमने अनकैप्ड कर दिया था, यानी कि मतलब जितने FPS मैक्स फेंक सके फेंक पाए। एंड भाई यहाँ पे हमने गेम चलाई और बिल्कुल ही प्लेबल नहीं थी गेम। 20-25 FPS आ रहे थे, समटाइम्स 25 से ऊपर थोड़े बहुत। एंड बहुत ही जिटरी, बहुत ही लैग कर रहा था गेम। वैसे मैंने इतना एक्सपेक्ट कर लिया था इस फोन से। उसके बाद फिर मैंने बाकी सारी सेटिंग्स को, विजुअल क्वालिटी को, रेजोल्यूशन एंड अपस्केलिंग क्वालिटी सबको लो कर दिया। मैंने कहा चलो अब देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है। एंड सब कुछ लो करने के बाद भी हमारे को परफॉर्मेंस में कुछ बड़ा जंप नहीं मिला। यहाँ पे FPS हमारे मुश्किल से 30-40 तक पहुंच पाए। और उसके अंदर ही बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन था, 35, 40, फिर समटाइम्स बिलो 30। जब जैसे बहुत ज्यादा चीजें सामने रेंडर वगैरह हो जाती हैं, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वॉरजोन इस फोन में प्लेबल नहीं है भाई। उसके बाद विदरिंग वेव्स हमने ट्राई किया, जो बहुत डिमांडिंग गेम है। एंड बैलेंस पे थंब दिखा रहा था, तो हमने बैलेंस पे टेस्ट कर लिया। और नीचे फ्रेम रेट को हमने 60 पे कर दिया था, जिससे हमारे डिवाइस पे काफी ज्यादा लोड आ जाता है। और यहाँ पे हमने इसके अंदर दबा के विदरिंग वेव्स खेला और कॉन्स्टेंट हमारे को 40-45 FPS मिल रहे थे। समटाइम्स बिलो 40 जा रहे थे, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ प्लेबल एक्सपीरियंस रहा। फिर हमने सोचा चलो सेटिंग्स को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। हमने फिर इसको क्वालिटी प्रीसेट पे कर दिया था एंड नीचे फ्रेम रेट को 60 पे कर दिया था। और क्वालिटी प्रीसेट पे भी सरप्राइजिंगली हमारे को सेम ही FPS मिल रहे थे जो हमारे को बैलेंस प्रीसेट में मिल रहे थे। तो यहाँ पे फोन की परफॉर्मेंस अच्छी निकल गई विदरिंग वेव्स गेम के अंदर। एंड ये सारी गेमिंग हमारी काफी देर तक चली, मतलब मैं कह सकता हूँ 2-3 घंटे के आसपास चली होगी। एंड उसके बाद भी अगर आप फोन का टेम्परेचर देखोगे तो 33, 34, 35 डिग्रीज के आसपास तक है, जो वार्म फील देता है। ऐसा नहीं कह सकता बहुत ज्यादा फोन गर्म हो गया हो या हाथ में गर्मी दे रहा हो, वैसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस के बारे में। यहाँ पे Realme UI 6 मिलता है एंड Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, लेकिन 2 इयर्स के मेजर अपडेट्स मिलेंगे एंड 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। मेरे हिसाब से 3+4 होना चाहिए था, जो बहुत मिनिमम हो चुका है, बहुत बेसिक है, हर एक ब्रांड दे रहा है। यहाँ पे आप मैक्सिमम Android 17 तक यूज कर पाओगे। बाकी यूजर टू यूजर डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत जल्दी फोन अपग्रेड कर देते हैं, कुछ लोग लंबा चलाते हैं। आप दोनों में से कौन से, मेरे को कमेंट करके बताना। एंड भाई Realme का फोन है, ब्लोटवेयर्स वगैरह मिलते हैं, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा तुम्हारे सामने। जो ब्लोटवेयर्स है वो आपके सामने हाईलाइट हो रहे होंगे, वीडियो पॉज करके देख लेना। एंड UI वैसे ही है जैसे Realme के फोन्स में मिलता है। और थोड़े बहुत UI के फीचर्स, जैसे इसके अंदर विजेट्स मिल जाते हैं। होम स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड करोगे, डिफरेंट विजेट मिल जाएंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस के हिसाब से, जो काफी यूज केस हमारा इजी कर देते हैं। फ्लक्स थीम्स मिल जाती है यहाँ पे, जिसमें डिफरेंट थीम्स हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज आप कर सकते हो, फॉन्ट हो गए, आइकन हो गए, एज लाइटिंग आप कस्टमाइज कर सकते हो। नोटिफिकेशन में जो एज पे लाइटिंग आती है, काफी सारी
कस्टमाइजेशन है जो मेरे को काफी अच्छी लगती है इन फोन्स के अंदर। एंड 120 हर्ट्ज का ऑप्टिमाइजेशन अभी भी बहुत ऑफ है, जो रियलमी के फोन्स में हमेशा रहता है। मतलब जो इसका अपना यूआई है वहां पे तो 120 हर्ट्ज हर जगह चलेगा, सेटिंग्स में, होम स्क्रीन पे, या फिर जहां पे भी रियलमी का अपना हिसाब किताब है। लेकिन जैसे ही आप दूसरी एप्लीकेशंस खोलोगे तो 90 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाता है। इवन यूट्यूब पे हम चेक करके देख रहे थे तो 60 हर्ट्ज पे आ जा रहा था। एंड वो बहुत ऑड सा लगता है कि भाई कहीं पे 60, कहीं पे 90, कहीं पे 120, तो वो एक फील नहीं आ पाती, एक फ्लूइड सी फील नहीं आती फोन के अंदर। एंड इसके अंदर एक क्लियर वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स में जाके, जिसके अंदर आप बैकग्राउंड नॉइस फिल्टर आउट वगैरह कर सकते हो ऑन बेसिक कॉल्स, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम वगैरह यूज कर रहे हो। एंड लाइव नोटिफिकेशन एकदम फुल एप्पल इंस्पिरेशन, ऊपर ऐसे ना एकदम जैसे जोमेटो स्विगी से ऑर्डर किया तो उसके अंदर टाइम वगैरह दिखता है, और वो बिल्कुल समझ रहे हो ना, एकदम डायनामिक आइलैंड वाली बातचीत है। इवन फोन के भी जैसे नोटिफिकेशन हो गए, जैसे म्यूजिक हो गया या फिर आपने हॉटस्पॉट ऑन किया तो वो भी उसके अंदर शो करता है। और अगर आईफोन से शेयरिंग करनी है ना, रियलमी के फोन में या फिर ओप्पो के फोन में या वन प्लस के फोन में, अपने सारे भाई भाई हैं, सबका सेम ही ओएस है, तो आईफोन के अंदर आप ओ प्लस कनेक्ट एप्लीकेशन डाल सकते हो एंड डेटा शेयरिंग कर सकते हो इन फोन्स की तरफ। ये मतलब रियलमी, ओप्पो, वन प्लस सब में हो जाएगा। उसके अलावा स्प्लिट व्यू मिलता है, 2 एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हो, फ्लोटिंग विंडो भी इसके अंदर मिल जाता है, और एक स्मार्ट स्लाइडर मिलता है जिसके अंदर आपको स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, काफी सारे ऑप्शन मिलता है ऑन द गो, जो आप और ऐड भी कर सकते हो। और स्मार्ट सेंसिंग फीचर मिलता है, वो हाथ हिला के रीले स्क्रॉल कर लो या जेस्चर वगैरह से फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसमें एयर कॉल कंट्रोल भी है, अगर आपको कॉल आ रही है और आप आपका फोन सामने रखा है तो हैंड जेस्चर से फोन उठा सकते हो। वैसे इसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि उंगली से उठाना ज्यादा आसान है हाथ के बजाय। एंड एक और फीचर मेरे को अच्छा लगा, डबल टैप करके क्यूआर कोड स्कैन वाला। बैक में 2 बार टैप करेंगे तो क्यूआर कोड ये आइडेंटिफाई करने लगता है जो भी सामने होगा। पेमेंट वगैरह में काफी काम आता है ये। एंड ओवरऑल चलाने में स्मूथ है यूआई, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। थोड़े बहुत लैग, जिटर्स वगैरह कभी कभार मिल रहे थे, मतलब इनिशियली चलाते हुए, फिर इसके अंदर एक अपडेट आई, उसके बाद थोड़ा और बेटर हो गया ये। एंड यू नो रियलमी यूआई से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई मेरे को प्रॉब्लम लगी नहीं। और एआई हर जगह चल रहा है, ये कह रहे हम भी देंगे। इसके अंदर एआई फीचर्स मिलते हैं, जैसे हमारे को एआई स्क्रीन रिकॉग्निशन मिल जाता है, कोई भी आप एप्लीकेशन चला रहे हो, कुछ भी है, उसको आप ट्रांसलेट करा सकते हो। यहाँ पे राइट साइड से स्लाइडर बुला के यहाँ पे स्क्रीन ट्रांसलेट आप दबाओगे तो पूरी स्क्रीन को गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू ये ट्रांसलेट कर देता है। और इसकी फोटोज की ऐप के अंदर हमारे को एआई इरेजर मिलता है, कोई भी चीज आपको पीछे से मिटानी हो, पेंट ओवर करना हो उसके ऊपर, या बंदे हटाने हो। एंड एआई अल्ट्रा क्वालिटी करके भी एक ऑप्शन मिलता है, जिससे हमारी इमेज एनहांस हो जाती है। जैसे आप एक पैनासोनिक वाली इमेज देख सकते हो, ये पहले कुछ ऐसी थी और यहाँ पे इसको जब हमने एनहांस किया तो काफी ज्यादा मतलब बढ़िया सी हो गई। और ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम करता है, मतलब कभी बहुत अच्छा काम करता है, कभी थोड़ा ठीक ठाक सा काम करता है। और एक एआई स्मार्ट लूप फीचर मिलता है, कोई भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो और उसको ड्रैग करते हो ना स्क्रीन के किसी भी कोने में, तो हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस आ जाती हैं। जैसे हमने जो भी सॉफ्टवेयर डाले हैं, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह ना, उसके अंदर आप डायरेक्टली शेयर कर पाओगे ऑन द गो। तो एआई वाले फीचर्स ठीक ठाक मिल जाते हैं फोन के अंदर। बाकी और एआई फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे कीबोर्ड के अंदर एआई फीचर्स हैं, कॉल्स वाले फीचर हो गए, ट्रांसक्रिप्शन वाले हो गए, वो भी आने जरूरी हैं, जो काफी फोन्स में अब आते जा रहे हैं मार्केट में। और बैटरी का डिपार्टमेंट अब अच्छा है, मतलब इतने पतले दुबले फोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी डाल रखी है। Realme 13 Pro Plus सीरीज के अंदर 5200 mAh की थी, तो यहाँ पे मतलब बेटर हो गई है बैटरी। एंड 8 to 9 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम हमारे को मिल जाता है आराम से, जिसके अंदर बेसिक यूसेज हो गई, एप्स वगैरह चला ली, गाने चला लिए, यूट्यूब वगैरह देख लिया। गेमिंग यहाँ पे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गेम टू गेम वैरी करता है, किस टाइप का आप गेम खेल रहे हो, हैवी गेम खेल रहे हो या हल्का गेम खेल रहे हो, उसके हिसाब से बैटरी बैकअप ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे बेसिक यूसेज में अच्छा खासा बैकअप ये निकाल के दे जाता है, मतलब फुल डे बैटरी बैकअप आराम से, अगर हल्का चला रहे हो तो 1.5 दिन का भी। और साथ में 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर मिलता है, जो 0 to 100% 50 मिनट्स में कर देता है फोन को, मतलब बहुत बढ़िया फास्ट चार्ज होता है। अब बात कर लेते हैं इस फोन के हाईलाइट की, जो है इसका कैमरा, क्योंकि रियलमी की नंबर सीरीज कैमरा के लिए फेमस है। एंड यस, कैमरा इंप्रेसिव है। सबसे पहले टेक्निकल बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, सोनी IMX896 और OIS के साथ ही आता है। देन हमारे को 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप सेंसर मिल जाएगा, IMX882, ये भी OIS के साथ आता है। एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है इसके अंदर, IMX896। एंड जो फ्रंट सेंसर है हमारा, वो भी सोनी का 32 मेगापिक्सल का ही है। और फोटोज पे जंप मारने से पहले इसमें सबसे पहले देखोगे आप 3 फ्लैश लाइट मिलती है, मतलब एक आदमी डाल रहे लोग पूछेंगे यार नहीं हम 3 डाल देंगे। और इस फ्लैश लाइट के अंदर कस्टमाइजेशंस हैं, जैसे आप इसकी फ्लैश ऑन करोगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमारे को फिल लाइट का, जिसके अंदर हम इसकी वार्मथ चेंज कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आप देखोगे ये आपको एकदम चेंज होती हुई दिखाई भी देगी। और इस फ्लैश लाइट से हमने हार्दिक की फोटो खींची थी, जैसे आप फर्स्ट फोटो देख सकते हो, उसमें कोई भी नाइट मोड नहीं लगाया, बिल्कुल डार्क में नॉर्मल फोटो खींची। एंड इसके अंदर कोई भी डिटेल्स नहीं है। फिर इसी सेगमेंट में हमने फ्लैश लाइट को ऑन किया, काफी अच्छी खासी डिटेल्स हैं। उसके अंदर हमने कूल टोन भी किया था, वार्म टोन भी किया था, एंड ब्राइटनेस कम भी की थी और ज्यादा भी की थी। लेकिन प्रोसेसिंग फोन की ऐसी है कि इन सारी फोटोज में कुछ डिफरेंस ऐसा पता नहीं लग पा रहा था। वार्म और कूल में थोड़ा बहुत पता लग रहा था, मतलब आप अलग अलग
सिनेरियो में इसको चाहो तो यूज कर सकते हो काफी लो लाइटिंग के अंदर। एंड ये रहे तुम्हारे सामने कैमरा सैंपल। सबसे पहले पोर्ट्रेट से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि बोके बैकग्राउंड में ब्लर सबको सबसे ज्यादा पसंद है। एंड उसके अंदर भाई इस फोन की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। इसके अंदर हमारे को 3 ऑप्शन मिलते हैं, 1x, 2x और 3x। यहाँ पे आप डिफरेंट सैंपल्स देख सकते हो। एज डिटेक्शन बहुत बढ़िया है, स्किन टोन्स वगैरह भी काफी अच्छे खासे मैनेज कर देता है। एंड जो बैकग्राउंड में ब्लर आता है वो भी बहुत बढ़िया आता है। एंड यहाँ पे इंसानों की चाहे फोटो हो, चाहे यहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फोटो खींच लो, यहाँ पे काफी अच्छे से कलर्स वगैरह मैनेज कर लेता है। जैसे आप ये फूल पत्ती की फोटो देख सकते हो, बहुत बढ़िया निकल के आ गई थी। उसके अलावा यहाँ पे बल्ब वगैरह की जैसे हमने फोटो खींची। लेकिन एक चीज मैंने फील करी, जैसे इस बल्ब की फोटो में देखोगे 1x और 2x पे तो सेम ही डिटेल मिलती है, लेकिन अगर आप देखो ना 3x पे तो थोड़ी डिटेल एनहांस हो जाती है। जैसे मेरी फोटो है धूप में, 1x पे ये रही, 2x पे ये रही, एंड 3x में अगर आप देखोगे ना बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छे कलर्स ये प्रोसेस करता है। एंड फ्रंट कैमरा से भी हमने पोर्ट्रेट सैंपल्स वगैरह लिए थे। फ्रंट कैमरा में भी पोर्ट्रेट अच्छा है, एज डिटेक्शन वगैरह काफी बढ़िया है, कहीं पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। एंड लो लाइट में भी फ्रंट कैमरा के सैंपल आप पोर्ट्रेट के देख सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा अंधेरा था यहाँ पे तो स्क्रीन पे ना व्हाइट सा बन के आ जाता है लो लाइट में ना फ्रंट कैमरा में। जहाँ पे मेरे चेहरे पे ब्राइटनेस डाल रहा है वो फोन की डिस्प्ले ही है। तो पोर्ट्रेट में कैमरा डिपार्टमेंट एकदम बढ़िया है। अब यहाँ पे आप दूसरी फोटोज देख सकते हो। जैसे आउटडोर में हमने घरों की फोटो ली है, ये 0.6x हो गया, ये 1x हो गया, ये 2x और ये 3x और ये 6x। यहाँ पे भाई डायनामिक रेंज बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है फोन। जैसे हमने यहाँ पे ये वाला शॉट लिया था जिसके अंदर यहाँ पे आसमान भी है, सामने पेड़ भी हैं, ग्रास भी है एंड सनलाइट भी आ रही थी इधर से, तो काफी अच्छे से डायनामिक रेंज वगैरह हैंडल कर लेता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे पत्तों के ऊपर तो यहाँ पे ओवर शार्पन कर देता है कभी कभी चीजों को, तो यहाँ पे पत्ते जो है ना व्हाइट से हो गए हैं। तो जो प्रोसेसिंग है कभी तो बहुत ज्यादा सही हो जाती है, कभी कभी थोड़ी ओवर हो जाती है, तो वहां पे चीजें मतलब बर्स्ट आउट कर देता है। तो ये चीजें अपडेट के थ्रू ऑब्वियसली फिक्स हो सकती हैं। और यहाँ पे डिफरेंट सैंपल्स आप देख सकते हो, कुछ आउटडोर के हैं, कुछ इंडोर के हैं, कुछ इंसानों के हैं, कुछ कुत्तों के भी हैं। और लो लाइट में भी काफी सैंपल्स वगैरह हमने लिए थे। लो लाइट में परफॉर्मेंस ठीक ठाक है इसकी, मतलब इतनी बुरी भी नहीं कह सकते, इतनी ज्यादा बेस्ट भी नहीं कहेंगे, डिसेंट साइड है लो लाइट में भी। एंड डे लाइट में तो बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे सैंपल्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, एक बार आप देख लो। एंड ये है तो कैमरा फोन, ये कैमरा फोटो वाला फोन है, वीडियो वाला नहीं है, क्योंकि वीडियो के मामले में इस प्राइस पे 4K 30 FPS मिलता है बैक से, एंड फ्रंट से भी 4K 30 FPS ही मिलता है। लेकिन अगर आपको 60 FPS पे शूट करना है तो 1080p 60 पे आप इसके अंदर कर सकते हो। लेकिन फ्रंट कैमरा में कोई भी 60 FPS का सपोर्ट नहीं है, उसमें 30 FPS है, चाहे 720, चाहे 1080, चाहे 4K। तो यहाँ पे 60 FPS का सपोर्ट होना चाहिए था 4K के साथ एटलीस्ट बैक कैमरा में। और ये बैक कैमरा की क्वालिटी है, 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मूविंग शॉट है, ऐसे चल के दिखाओ, थोड़ा ऐसे स्टेबिलिटी पता लग जाएगी। एंड कुछ ऐसा लाइट कंट्रोल वगैरह जैसे डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में हम आए हैं, और माइक भी फोन का यूज हो रहा है। और ये फ्रंट कैमरा का सैंपल इंडोर लाइटिंग में, जैसे ठीक ठाक लाइटिंग होती है ना जैसे हमारे स्टूडियो में, कुछ ऐसी क्वालिटी हमारे को मिल जाएगी। कैसी मिल जाएगी भाई साहब। और ये फ्रंट कैमरा 4K 30 पे रिकॉर्ड हो रहा है। भाई लोगों बोलो सब्सक्राइब। तो 4K 30 में कुछ ऐसी क्वालिटी है, स्टेबलाइजेशन वगैरह आप देख सकते हो। एंड ये लो लाइट आइडिया लग गया होगा। और उसके अलावा कैमरा यूआई आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे नाइट मोड मिलता है, स्ट्रीट मोड मिलता है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट फोकल लेंथ मिल जाएंगी, वीडियो हो गया, फोटो हो गया, देन पोर्ट्रेट मोड मिलता है, देन मोर सेटिंग्स में जाके प्रो मोड मिल जाएगा, जिसके अंदर सारी कस्टमाइजेशंस आप कर पाओगे, ISO, शटर स्पीड, ये वो। उसके अलावा डिफरेंट मोड्स हैं जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप की फोटो ले सकते हैं, जैसे डॉग स्कैनर भी है, उसके अलावा अंडर वाटर मोड है, डुअल वीडियो मोड है, एंड स्लोमो भी मिलता है इसके अंदर हमारे को, जो 1080p 120 FPS एंड 720p 240 FPS तक ये शूट कर सकता है। ओवरऑल कैमरा को कंक्लूड करता हूं तो फोटो के मामले में मतलब काफी इंप्रेसिव कैमरा है। फोटोज का आपको बहुत ज्यादा शौक है तो ये आपके लिए 30-35,000 में अच्छी चॉइस बन सकता है। एंड यहीं पे फोन के कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं है फोन, गेमिंग परफॉर्मेंस आपने देख ली। उसके अलावा डे टू डे टास्क में आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चलाना है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं करेगा। कैमरा से फोटोज आप बहुत ज्यादा लेते हो, आप ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हो, उसके अंदर आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कैमरा के मामले में, कैमरा की प्रोसेसिंग ना काफी लेट होती है। फोटो आप क्लिक करते हो और जब आप खोलते हो ना उस फोटो को तो 1 से 2 सेकंड लगते हैं उस फोटो को प्रोसेस होने में। कभी वो एकदम ब्लैक हो जाती है, कभी थोड़ा लेट प्रोसेस करती है, तो उस चीज के अंदर थोड़ी अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है। एंड ओवरऑल मतलब फोन डिजाइन के मामले में अच्छा है, कैमरा के मामले में अच्छा है, बैटरी के मामले में बढ़िया है। उसके अलावा जो कमियां थी हैंड टू हैंड मैंने आपको बता दी, जो इस प्राइस पॉइंट पे जो ब्रांड ने थोड़ी बहुत कमियां कर रखी थी वो देखो होनी चाहिए थी। एंड इसी प्राइस पॉइंट पे अगर परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन देख रहे हो तो पोको X7 Pro 5G आप देख सकते हो, उसका रिव्यू हमने बनाया थोड़े दिन पहले, अब एक बार वो भी देख लेना। उस फोन के अंदर कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल परफॉर्मेंस सेंट्रिक है, ये बिल्कुल कैमरा सेंट्रिक है। एंड इसी प्राइस पॉइंट पे Redmi का Note 14 Pro Plus भी आता है, उसका मैंने रिव्यू नहीं बना रखा है, एक बार वो देख लेना कैसा है फोन कैसा नहीं है। वैसे ज्ञान थेरेपी की मैंने वीडियो देखी थी कि उसके UI में बहुत सारे ग्लिचेस हैं, अब वो कैसे अपडेट के बाद फिक्स हुए कैसे नहीं हुए एक बार आप देख लेना। और इस प्राइस पॉइंट पे कौन सा फोन चल रहा है जो आपको लगता है इससे बेटर हो सकता है या इससे बेटर है आप यूज कर रहे हो, एंड इस फोन के बारे में आपके जो भी थॉट्स है खुले में लिखो कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी वीडियो पसंद आई लाइक मारो, पहली बार सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।